औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इस कायनात की सबसे अजीम तख्लीक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ख़वातीन व हज़रात, बज़ाहिर अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान 2 डेकेड्स तक 20 साल तक लड़ाई जारी रही, जंग जारी रही। और इस 20 साल लड़ाई के बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान से विथड्रॉ होने का फ़ैसला करता है। लेकिन अमेरिका के विथड्रॉ होने से पहले दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स इस रीजन के अंदर होती हैं। पहली बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये होती है कि जाने से पहले अमेरिका अपना बहुत सारा असलहा यानी वेपन्स इस रीजन में छोड़ के यानी अफगानिस्तान में छोड़ के चला जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख के लगभग वेपन्स जो हैं वो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी एक और डेवलपमेंट ऐसी हुई है जो कि आज तक जारी और सारी है। अमेरिका को यहाँ से गए हुए काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक जो सिलसिला है वो जारी है। और वो सिलसिला ये है नादरीन कि तकरीबन हर हफ्ते ऐसा इल्ज़ाम लगता है कि हर हफ्ते यूएस एड का जो पैसा है जो कि तकरीबन $40 मिलियन पर वीक बनता है, पर वीक, ये मुख्तलिफ चैनल से होते होते तालिबान की ही तिजोरियों में पड़ता है। समहाउ ये तालिबान की ही तिजोरी में पड़ता है ना। डायरेक्टली अमेरिका नहीं देता इनको, ये ह्यूमैनिटेरियन एड के बहाने या किसी और सोशल वेलफेयर के कामों के बहाने दे रहे होते हैं, लेकिन पहुंचता इन्हीं के तिजोरियों में है। इस पे पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ जो प्लेयर्स हैं इस रीजन के, उन्होंने आवाज़ भी उठाया कि ये क्या मामला है कि एक तो 10 लाख के करीब असलहा वेपन्स जो है वो आप छोड़ के यहाँ पे गए, और ऑन टॉप ऑफ दैट आप इन्हीं ग्रुपों को आपकी तरफ से इस तरह से पैसे जा रहे हैं। तो ये जो पैसा है ये हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहा है, रीजन के मुख्तलिफ मुल्कों के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहा है। इन्हीं पैसों को इस्तेमाल करते हुए एंटी पाकिस्तान जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फाइनेंस किया जा रहा है। और रीजन के अंदर भी जो अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी हो रही है वो इन्हीं पैसों के ज़रिए हो रही है। तो इसके चलते फिर गुज़िश्ता साल ये होता है कि अमेरिका के एक कांग्रेसमैन हैं टिम ब्रोचिट साहब, वो एक कानून अपने जो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं वहां पर लेकर आता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वहां पर ये कानून पास भी हो जाता है। कानून क्या था कि अमेरिका का जो पैसा है ये इंश्योर करें कि ये किसी भी सूरत में जो गैर कानूनी इस तरह के गैंग्स हैं तालिबान जैसे उन तक ना पहुंचे, इसको इंश्योर करें। यानी कि उसको एक तरह से एड को ख़त्म करने के हवाले से कानून था। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो अमेरिकन के हैं जो कि बड़े सख्त हैं इस मामले में, उन्होंने जनाब इसको पास कर दिया, लेकिन सेनेट ने होल्ड कर दिया। तो इफेक्टिवली ये अप्लाई होता नहीं है। और आज तक ये सिलसिला पैसे मिलने का जारी सारी है अफगानिस्तान के तालिबान को। और कल भी अमरुल्लाह सालेह जो कि अफगानिस्तान के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, एनडीएस जो कि खुफिया एजेंसी थी अफगानिस्तान की, एक दौर में अशरफ गनी के दौर में उसके सरबराह भी रहे हैं, कट्टर एंटी पाकिस्तान माने जाते हैं। ये बंदा तक चिल्लाने पे मजबूर हो गया कल कि $25 मिलियन कैश की सूरत में पहुंचे हैं अफगानिस्तान। कल इन्होंने ट्वीट किया, उनके एक्स अकाउंट पे जाइए, वहां पर ये ट्वीट आपको मिल जाएगा। तो डॉट्स को कनेक्ट करें। जाने से पहले 10 लाख वेपन्स जो कि अरबों डॉलर्स के बनते हैं, जिनमें से आधे गायब हो चुके हैं। माना यह जा रहा है कि इनमें से आधे बेच दिए गए हैं, मुख्तलिफ जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनको बेच दिया गया है। और यही असलहा जो आपको टाइम टू टाइम नजर आता है पाकिस्तान के अंदर, कभी बीएलए के दहशतगर्द आपको ये असलहा इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, तो कभी टीटीपी के दहशतगर्द ये असलहा इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। आप कहते हैं ना अमेरिकन वेपन्स हैं, तो अमेरिका इनको वेपन्स दे रहा है ऐसा नहीं है, अमेरिकन नहीं दे रहे। ये वही असला है जो कि ये अफगानिस्तान के अंदर रख के गए थे। 1 मिलियन वेपन्स यहाँ पर रख के गए थे। तो ये असल में वही असला है जो कि इनके हाथ में लगा हुआ है। आधा इनको बेच दिया गया है, आधा गालबन अफगान तालिबान ने अपने यूथ्स के लिए वहां पर रखा हुआ है। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इनके वो जो फाइनेंशियल लाइफ लाइन है $40 मिलियन पर वीक, उसको कट होने से किसने बचाया? किसने बचाया? अगर गुज़िश्ता साल इसको अमेरिकन बंद करने जा रहे थे तो ऐसी कौन सी ताकतें थीं जिनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इसको होल्ड करवाया? इल्ज़ाम लगता है फादरलैंड के ऊपर। आप जानते हैं फादरलैंड से मुराद मेरी क्या है।
इल्ज़ाम ये लगता है कि वो लॉबीज जो कि फादरलैंड के करीब समझी जाती हैं, उन्होंने गुल खिलाया है और उन्होंने इसके अगेंस्ट वहाँ पर एक तरह से लॉबिंग की है और इस तरह के बिल को रुकवाने की कोशिश की है। तो ये नए अलाइंसेज हैं एक तरह से जो कि रीजन के अंदर बने हैं हमारे। कुछ इसमें से ऐसे हैं जो कि खुल्लम खुल्ला अलाइंसेज हैं, यानी कि इनके अंदर एक तरह से आपको कोई रख रखाव नज़र नहीं आता, किसी किस्म का आपको इनके अंदर कोई, वो कहते हैं ना, थोड़ा बहुत छुप छुपा के काम किया जाता है, वो नज़र नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि अपेरेंटली नज़र नहीं आते लेकिन हैं ज़रूर। तालिबान की इतनी तो पहुंच नहीं है ना कि वो अमेरिका तक पहुंच के तो उनकी जो सेनेट है वहां पर किसी किस्म की कानून साजी पे असरअंदाज हो सकें, लेकिन उनकी फेवर में बहरहाल चीज़ें वहां पर हुई हैं एक साल के अंदर। आप देख रहे हैं द ग्रे जोन प्रोडक्शंस और मेरा नाम अब्दुल कयूम है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रीजन के बदले हुए हालात के हवाले से। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से अफगानिस्तान का मामला गुज़िश्ता एक साल से लेकर चल रहा है और इसमें पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगाता है कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी इसका कौन है, कहीं ना कहीं पे किसका हाथ है, इंडिया का। लेकिन क्या इसका मतलब ये हम समझ लें कि इंडिया कोई बहुत बेहतर पोजीशन में है इस रीजन के अंदर? क्या इसका मतलब हम ये समझ लें? क्योंकि देखें ना, ये सारी चीज़ें जो हुई हैं तो कहीं ना कहीं पर इससे इंडिया के नैरेटिव को ही तो सपोर्ट मिल रही है ना। वो कहते हैं ना, उनकी तो दोस्ती बनी है ना अफगान तालिबान के साथ, पहले तो नहीं थी उनकी दोस्ती, अब बनी है गुज़िश्ता 2-3 सालों के अंदर। तो क्या हम इससे ये मुराद ले लें कि दे आर विनिंग? द आंसर इज नो, बल्कि वो लूजिंग एंड पे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है और एक बहुत बड़ा साइन भी है जो कि क्लियरली नजर आता है। जियो पॉलिटिक्स में नादरीन, स्टेटमेंट्स से जितनी ही इंपॉर्टेंस साइंस की, सिग्नलिंग की होती है, जो कि मुख्तलिफ पावर्स जो हैं वो शो करती रहती हैं। अमेरिका ने 2018 में अपनी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो मिलिट्री कमांड है, इन्होंने दुनिया को मुख्तलिफ रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है अमेरिकन ने, और मुख्तलिफ रीजन्स के लिए मुख्तलिफ इनकी कमांड्स हैं जो कि मिलिटरली एक्टिव हैं दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में, अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए काम करते रहते हैं। ऑब्वियसली उन्हीं की मिलिट्री है तो उन्हीं के लिए काम करेंगे, उनके इंटरेस्ट के लिए। तो दुनिया को मुख्तलिफ हिस्सों में इन्होंने डिवाइड करके मुख्तलिफ कमांड्स अप्लाई की हुई हैं, वहाँ पर डिप्लॉय की हुई हैं। तो उनमें से एक है पैसिफिक कमांड। ये मेरे ख्याल से 1948 या 49 में बनी थी, ये उनकी सबसे बड़ी कमांड है। तो पैसिफिक कमांड जो है ये चाइना को भी देख रही होती है। नाउ पैसिफिक कमांड जो है 2018 में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। 2018 में ये होता है कि पैसिफिक कमांड का अमेरिका ने नाम तब्दील करके इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया था, और अब 2026 में आके अमेरिका ने इसका नाम दोबारा से इंडो पैसिफिक से हटा के दोबारा से पैसिफिक कमांड कर दिया है। अब इंडो इसमें डालना, इंडो का मतलब इंडिया को इसमें वो इंक्लूड कर रहे थे, इंडो इसके अंदर डालना और फिर इंडो निकालना, इसका क्या मतलब है? इस साइन का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि डाउनग्रेड किया है उन्होंने अपने ताल्लुकात को इंडिया के साथ। 2018 में इंडिया को जो इन्होंने इंक्लूड किया है, इंडो पैसिफिक कमांड का नाम जो उन्होंने तब्दील किया है, ये असल में जाहिर कर रहे थे इंडिया के बढ़ते हुए स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस को। दुनिया को ये दिखा रहे थे कि इंडिया उनके फ्यूचर के डिजाइन्स में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन फिर 2026 में इंडो हटा के अगेन दुनिया को ये बता रहे हैं कि इंडिया इज नो लॉन्गर एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन अवर रीजनल डिजाइन्स। खासतौर पर इस इंडो पैसिफिक रीजन के हवाले से देखें, इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया पहले भी तो था ना, अचानक से 2018 में तो नहीं आया। उनके इंडो पैसिफिक कमांड में इंडिया पहले भी था, पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान को शुरू दिन से लेकर वो सेंट कॉम में डालते हैं, सेंट्रल कमांड उनकी जो है वो पाकिस्तान को देख रही होती है, मिडिल ईस्ट को भी सेंट्रल कमांड देख रही होती है। यानी कि उन्होंने पाकिस्तान को शुरू से लेकर मिडिल ईस्ट के लेवल का प्लेयर कंसीडर किया है। इंडिया पाकिस्तान की आपसी लड़ाई से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका को इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। तो बार बार जब लड़ाइयाँ होती हैं, जंगें होती हैं, तो इंडिया फुदक के उधर पहुंच जाता है ना। कारगिल हो गया था तो इंडिया क्लिंटन के पास पहुंच गया था कि पाकिस्तान को पीछे धकेलो, ये हमारे कंट्रोल्ड इलाके के ऊपर आ गए हैं पाकिस्तानी और अब ये वापस नहीं जा रहे, इनको पीछे करो। उसके बाद जनाब 2019 में भी जॉन बोल्टन जो है, पिछले दिनों ये एनएससी हुआ करता था अमेरिका का, जॉन बोल्टन ने कहा कि जी ट्रंप को इतना खुल के पब्लिकली बताने की क्या ज़रूरत थी कि हमने ये जंग बंद कराई इंडिया और पाकिस्तान की। 2019 में भी हमें कहा गया था और हमने तो
खामोशी के साथ काम किया था। यानी 2019 में भी इंडिया पाकिस्तान की जो झड़पें हुई थी वो भी अमेरिका ने बंद कराई थी। इसका मतलब है इंडिया जो है शायद उन्होंने 2019 में भी इनको अप्रोच किया था और फिर उसके बाद 2025 में भी इंडिया ने इनको अप्रोच किया, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हुई जो कि पहले नहीं हुई थी। अमेरिका ने खुल के, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बता दिया कि इन्होंने मुझे कहा था इंडियंस ने और मैंने ये जंग बंद कराई। तो इनके आपसी झगड़ों से और आपसी जो लड़ाइयाँ इंडिया पाकिस्तान की होती है उनसे ऐसा सच लेना देना अमेरिका को नहीं हुआ। तब तक ये इंटरेस्ट नहीं लेते जब तक इनको कहा नहीं जाता। अदरवाइज उनकी अपनी अगर आप पॉलिसीज देखें तो वो पाकिस्तान को सेंटकॉम में रखते हैं और इंडिया को रखते हैं पैसिफिक कमांड में। लेकिन पहले उन्होंने तो पैसिफिक कमांड का नाम 47 48 से लेकर ये पैसिफिक कमांड मौजूद है 1948 से लेके, तो पहले तो इंडो पैसिफिक नाम नहीं रखा था। अब क्यों रखा? दुनिया को असल में बता रहे थे कि इंडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका, और अमेरिका और इंडिया का एक खामोश इत्तेहाद हो गया था एक दूसरे प्लेयर को गिराने के लिए या कमजोर करने के लिए। उस मुल्क का नाम है, उस प्लेयर का नाम है चाइना। चाइना के अगेंस्ट एक खामोश इत्तेहाद बनता है इंडिया और अमेरिका का, और उसी के चलते फिर अमेरिका ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाई, क्वाड बनाया, ऑक्स बनाया। क्वाड में और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में इंडिया को लेकर आए, सेंट्रल रोल इन्होंने दिया था। उसी के चलते फिर पैसिफिक कमांड का नाम इन्होंने इंडो पैसिफिक कर दिया था, इंडिया को इन्होंने बड़ा रोल देने के लिए। नाउ क्या ये कहानी 2018 से शुरू हो रही है? द आंसर इज नो। ये कहानी असल में 2015 से शुरू हो रही है। एक्चुअली 2000 से लेकर साल 2000 में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए तो उनकी मेज पे एक रोज साल 2000 में एक रोज CIA की रिपोर्ट पहुंचाई जाती है। उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा जाता है कि ये जो चाइनीज हैं ये अभी तो हमारे लिए कोई बड़ा एज सच थ्रेट नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से इन्होंने ग्रो करना शुरू किया है आने वाले कुछ समय में ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकते हैं। उसके बाद अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी कैलकुलेशंस ये होती हैं, वो वॉर ऑन टेरर में बिजी थे। उनकी कैलकुलेशन ये होती है कि फिलहाल इसको यानी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, 2030 तक कहीं जाकर हम इनको देखेंगे। 2030 साल 2000 में ये प्रेडिक्शंस थी कि ये 2030 में हमारे मुकाबले की कोई फोर्स बनेंगे, जब तब देखेंगे इनको। लेकिन 2015 आते आते होता यह है कि ओबामा आ जाता है पावर में, और ओबामा जब आता है पावर में तो ओबामा कहता है कि यार होल्ड ऑन। ये साल 2000 में जो CIA की रिपोर्ट आई थी, CIA को वैसे इस हवाले से मैं लाइक ज़रूर करता हूँ कि इसके अंदर जो लोग हैं काफ़ी ज़हीन होते हैं, उनकी जो असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं पढ़ने लायक होती हैं। तो ओबामा ने कहा कि यार ये साल 2000 में जो रिपोर्ट आई है उसमें तो कहा गया था कि ये तो कोई काफ़ी सालों के बाद जाके हमारे लिए चैलेंज पोज करेंगे, लेकिन नाउ व्हेन आई एम लुकिंग एट देम इन 2015 तो ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ी फोर्स बन चुके हैं। तो इनको अगर कंटेन ना किया गया तो हमारा जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है ये तो उसको धबरदूस करके रख देंगे, उड़ा के रख देंगे। तो वहां से कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी रिवाइव होती है। वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड रिवाइवल? रिवाइवल तो उसको कहते हैं ना जो कि पहले एग्जिस्ट करती है, उसको झाड़ फूंक करके सफाई वगैरह करके आप उसको दोबारा से उस चीज को सामने लेकर आए। तो ये रिवाइवल में इसको क्यों कह रहा हूं? ये स्टार्ट नहीं हुई है, ये रिवाइव हुई है। वाई आई एम सेइंग कि ओबामा ने रिवाइव किया? क्योंकि ये सेकंड कंटेनमेंट ऑफ चाइना थी। फर्स्ट वाली जो थी वो की गई थी इससे पहले, यानी पाकिस्तान ने जब अमेरिका और चाइना के दरमियान सुलह कराई थी, वो जो किसिंजर की मशहूर ज़माना विजिट हुई थी चाइना की, माओ ज़ेडोंग से वो मिले थे, पाकिस्तान ने करवाई थी ये सुलह। उससे पहले एक्चुअली कंटेनमेंट ऑफ चाइना ही चल रही थी। 1948 से लेकर कंटेनमेंट ऑफ चाइना स्टार्ट हो गई थी, वो भी इंडिया और अमेरिका ने मिलकर की थी। ये जो प्रोजेक्ट दलाई लामा था, प्रोजेक्ट तिब्बत, वो क्या था? वो भी कंटेनमेंट ऑफ चाइना का ही हिस्सा था ना। तो अमेरिका असल में पहले भी इनको कंटेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर हुआ ये कि वो जो गेम चेंजिंग पाकिस्तान ने रोल प्ले किया था चाइना को और इनको मिलाने के लिए अमेरिकन को, तो उसके बाद कंटेनमेंट ऑफ चाइना प्रोजेक्ट जो था वो बंद कर दिया गया था। अमेरिका और इंडिया मिलकर कंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। बिकॉज उसके नतीजे में फिर ये हुआ कि कम्युनिस्ट ब्लॉक जो था, सोवियत ब्लॉक, उसके अंदर एक दरार पैदा हो गई। चाइनीज और सोवियत के दरमियान वैसे ही मामला खराब चल रहे थे, खुर्शचोव के ज़माने से लेकर बॉर्डर क्लैशेस भी इनके हुए थे इवन। तो यहाँ तक आते आते फिर ये हो गया कि ओपन एक स्प्लिट हो गई, चाइना मिल गया अमेरिका के साथ। इससे पहले UN में ताइवान बैठता था चाइना के नाम पे, यूनाइटेड नेशंस में। ना सिर्फ ये कि
चाइना वापस आ गया यूनाइटेड नेशन में, बल्कि उनको वीटो पावर भी मिल गया था उसके बाद। तो उस कंटेनमेंट को वहां पर रोक दिया गया, एज अ रिजल्ट फ्रेंडली ताल्लुकात बन गए। तो ये सेकंड कंटेनमेंट ऑफ चाइना थी जो ओबामा ने शुरू की। इन्होंने पॉलिसी तब्दील करते हुए एक तरह से कन्फ्रंट्रेशन चाइना के साथ स्टार्ट की। नाउ यहाँ पे असल में नरेंद्र मोदी साहब और इंडिया जो है उनको लगता है 2015 में कि ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली है 2015 में। मैं देखता हूँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कि जयशंकर को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं, मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं कि इसके आने से, जयशंकर के आने से अमेरिका के साथ कुछ ज़्यादा ही भारत की जो ताल्लुकात हैं, क्योंकि जयशंकर को प्रो अमेरिका डिप्लोमेट समझा जाता था। ही इज़ नॉट एन टिपिकल पॉलिटिशियन, ये ब्यूरोक्रेट हुआ करता था, इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी रहा है लंबे अरसे तक, और इसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर बनने से पहले भी इसकी कोई, यानी अभी बीजेपी के अंदर है ना, लेकिन एक्चुअली ये ब्यूरोक्रेट है। तो कुछ लोग इसको, और बड़े सीनियर लोग, एक तो भाई साहब बड़े मशहूर डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं इंडिया के, मैं भी उनको सुनता रहता हूँ, काफ़ी अच्छे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी इनको मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि इनके आने के बाद कुछ ज़्यादा ही हम प्रो अमेरिका बन गए, जो कि हमारे लिए ख़राब हुआ है। लेकिन देखें जयशंकर कब आया है, कब आया है जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर कब बना है? मई 2019 में, मई 2019 में। उससे पहले ही इंडिया और चाइना के दरमियान मामलात ख़राब होना शुरू हो गए थे। डोकलाम कब हुआ है? डोकलाम तो उससे काफ़ी पहले हुआ ना, 1-2 साल पहले हुआ ना, मई 2019 में जब ये आया है, तो उससे पहले डोकलाम भी हो गया था, और जब जयशंकर आया मई में, 1 साल के बाद गलवान हो गया था फिर। तो जयशंकर को आप मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। एक्चुअली इंडिया पहले ही 2015 में कंटेनमेंट ऑफ चाइना स्ट्रेटजी का हिस्सा बन चुका था, अमेरिका के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया था। तो ये फैसला किसका था फिर? जयशंकर का तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो था ही नहीं, और वो तो था ही नहीं इस सारे खेल के अंदर। वो तो बाद में फॉरेन मिनिस्टर बना है। इंडिया तो पहले ज्वाइन कर चुका था ये सारे अलायंसेस जो हैं, इंडो पैसिफिक अलायंस भी पहले ज्वाइन कर चुका था, और क्वाड भी पहले, क्वाड जिसको चाइना एशियन नेटो बोल रहा होता था, वो भी ज्वाइन कर चुके थे। ये फैसला असल में नरेंद्र मोदी साहब का और बीजेपी के कुछ टॉप के नेताओं का था, बिकॉज उनको ये लग रहा था कि चाइना जो है वो अब उभर रहा है, और उसको कंटेन करने के लिए अमेरिका पार्टनर्स ढूंढ रहा है। तो अगर हम अमेरिका के साथ मिल जाते हैं इस बड़े काम में, तो एक तो हमारा बेनिफिट है, चाइना की पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, ये उभरेंगे तो हमारे लिए चैलेंजेस क्रिएट करेंगे। लिहाजा वो समझ रहे थे कि नेचुरल रास्ता हमारे लिए यही है कि हम भी चाइना को कंटेन करें अमेरिका के साथ मिलके, और इसमें फिर सोने पे सुहागा ये हो जाएगा कि हमारा खुद का भी बेनिफिट होगा। मगरबी जो इन्वेस्टमेंट है, वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट, वेस्टर्न मिलिट्री जो टेक्नोलॉजी है, इस तमाम चीज़ें हम अपने मुल्क के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो ये कैलकुलेशंस 2015 से लेकर भारत की चल रही थी। लेकिन फिर मामला खराब कहाँ हुआ है, गड़बड़ कहाँ हुई है इंडिया के लिए? आज अगर आप देखते हैं 2026 में इंडिया, तो उनके ताल्लुकात आपको अपने एक भी किसी पड़ोसी के साथ, सवाए अफगानिस्तान के, अजीब बात है वैसे, एक तरफ हिंदुत्व है, दूसरी तरफ वो अफगान तालिबान है, लेकिन वो बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि हमारा डीएनए एक है। मतलब ये भी दिन देखना था इस रीजन में। बहरहाल, तो गड़बड़ कहाँ हुई है? बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, असल में गड़बड़ घोटाला हुआ है। गड़बड़ घोटाला यहाँ हुआ है जनाब कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये जब सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं, फर्स्ट टाइम जब प्रेसिडेंट बने तो इनकी भी वही पॉलिसी थी कंटेनमेंट ऑफ चाइना की। भारत के लिए गड़बड़ कहाँ पैदा हुई है, और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि वो इस रीजन के अंदर वीक पिच पे खेल रहे हैं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? वो जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की कि सिर्फ अफगानिस्तान और तालिबान को देखकर ये मत अज्यूम करें आप कि ये यहाँ पर इंडिया का कोई बहुत अच्छा या ज़बरदस्त तरीके से उनका काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। वो खुद, उनकी भी जो इवन पॉलिसी मेकर्स हैं, अंडर प्रेशर है बहुत सारी जगहों पे, उनको बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है रीजन के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप जब सेकंड मरतबा प्रेसिडेंट बना, तो सेकंड मरतबा उसके प्रेसिडेंट बनने के बाद उसके फैसलों में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। इसके प्रेसिडेंट बनने से पहले इंडियंस जो थे, हार्डलाइनर इंडियंस इवन, वो पूजा पाठ कर रहे थे कि ये बन जाए प्रेसिडेंट, बिकॉज इसकी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंडिया के अंदर इमेज बनी हुई थी। मोदी साहब का दोस्त है, भारत का दोस्त है, ये उनकी इमेज थी। और इंडिया के अंदर वैसे भी उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो कोसते हुए नज़र आ रहे थे जो बाइडन को, क्योंकि खालिस्तानियों को लेकर, और हरदीप सिंह नज्जार, और फिर ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर एक कातलाना हमला नाकाम हुआ था अमेरिका के अंदर, तो उस पर ये कुछ ज़्यादा ही इनको प्रेशराइज कर रहे थे जो बाइडन। तो वो ये समझ रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, ट्रंप को आना चाहिए यहाँ पर पावर में।
लेकिन आते साथ ही ट्रंप की पॉलिसीज प्रो पाकिस्तान हो गई है, जिसपे बहुत सारे अब भारतीय जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ये गेम क्या हो गई है। कुछ उसको ट्रंप के पर्सनल बिजनेस डीलिंग के साथ जोड़ रहे हैं, विच इज़ नॉनसेंस एक्चुअली। भाई उनको अगर बिजनेस वगैरह करना होता या इस तरह की चीज़ें करनी होती तो वो तो इंडिया के पास ज़्यादा पैसा है ना, तो उनके साथ करता। तो यहाँ मामला पाकिस्तान के साथ बिजनेस का नहीं है, उसका स्ट्रेटेजिक मामला हैं, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रंप जब सेकंड मर्तबा आया तो इन्होंने ये तो एक असेसमेंट की डोनाल्ड ट्रंप ने कि 10 साल से लेकर 2015 से लेकर 2025 तक इसको ये नजर आया कि ना चाइना कंटेन हो सका है, नहीं हुआ ना कंटेन, बल्कि वो तो अमेरिका के इक्वल पावर बन चुका है। और ना इंडिया कोई काबिल जिक्र रीजन के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने में कामयाब हुआ। उसको तो ये नजर आ रहा था कि मालदीव में एंटी इंडिया कैंपेन चल रही है, इंडिया आउट। उसको ये नजर आया श्रीलंका में इंडिया आउट कैंपेन चली और वहां पर भी जो इंडिया के दोस्त समझे जाते थे राजा पक्सा वो जबरदस्त हो गए। उसको ये नजर आया कि बांग्लादेश के अंदर भी इंडिया की जो फ्रेंड समझी जाती थी, दोस्त समझी जाती थी शेख हसीना, वो जबरदस्त हो गई। उनको ये नजर आया नेपाल के अंदर भी जो प्रो इंडिया पॉलिटिशियन समझे जाते थे वो जबरदस्त हो रहे थे। यानी पूरे रीजन के अंदर उनको नजर आया डोनाल्ड ट्रंप को कि इंडिया तो एक्चुअली एक कमजोर प्लेयर है। तो लिहाजा उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग की, उन्होंने तब्दील की पॉलिसीज 2015 वाली जो कि ओबामा बना के गया था, कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाली पॉलिसीज उन्होंने तब्दील की और उन्होंने एक नई पॉलिसी चाइना के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाई। इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने एक स्पेस क्रिएट की कि चाइना के साथ जहां जहां बिजनेस डीलिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ बिजनेस टाइज जो है मेंटेन रखें, क्योंकि बहुत सारा बेनिफिट, अरबों डॉलर्स का, कई सौ अरब डॉलर्स का बेनिफिट एक दूसरे से ये मुल्क ट्रेड के हवाले से उठा रहे होते हैं। अगर ये आपस में लड़ेंगे तो इनकी बिजनेसेस तबाह हो जाएंगी, इन दोनों का जो है ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। और वो हमने देखा भी, अमेरिकन ने टैरिफ लगा के चाइना की एक्सपोर्ट को कंटेन करने की कोशिश की, डैमेज करने की कोशिश की। उधर से चाइनीज ने रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, जो कि चाइनीज कंट्रोल करते हैं, उस पर रोक लगा के अमेरिकन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका डब्बा गोल करने की कोशिश की। तो ये चीजें डोनाल्ड ट्रंप बीइंग अ बिजनेसमैन जानता है। तो लिहाजा उन्होंने पॉलिसी ये बनाई कि जहां पे compete कर सकते हैं वहां compete करेंगे चाइनीज के साथ, जहां पर कोऑपरेशन बना सकते हैं वहां कोऑपरेट करेंगे। तो टोन डाउन वो उन्होंने किया, थोड़ा सा सॉफ्ट अप्रोच अडॉप्ट की है थोड़ी सी चाइना के हवाले से पहले के मुकाबले में। तो जब चाइना के हवाले से एग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, क्वाड की ज़रूरत नहीं है, तो इंडिया की क्या ज़रूरत है फिर। इसीलिए उन्होंने इंडो पैसिफिक कमांड जो है उसका नाम तब्दील करके दोबारा से पैसिफिक कमांड किया है, क्योंकि इंडिया की रेलेवेंस रही नहीं है। और इसीलिए ये जो इंडिया के हवाले से सख्त फैसले आपको लेते हुए नजर आते हैं, कभी 50% टैरिफ लगा देते हैं, आजकल तो 100% टैरिफ के हवाले से भी बातचीत चल रही है। वैसे मेरे ख्याल से कल परसों ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है इस हवाले से दोबारा से कि इंडिया के ऊपर इस तरह से टैरिफ लगाना चाहिए। और फिर प्रो पाकिस्तान उनकी जो पॉलिसीज़ हुई हैं वो भी इसी हवाले से हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना हमेशा अमेरिका को उस वक्त चाहिए होता है चाइना के तनाजुर में जब उनको चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने होते हैं। पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है ना, इंडिया के साथ तो इतने कोई ज़बरदस्त ताल्लुकात नहीं है ना चाइनीज़ के, पाकिस्तान के साथ हैं। तो पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस बढ़ी है ना अमेरिकन की नज़र में चाइना के हवाले से, ये इसी हवाले से बढ़ी है, क्योंकि दे नीड पाकिस्तान चाइना के साथ इंगेज होने के लिए, चाइना के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के लिए उनको ये चैनल चाहिए पाकिस्तान का। तो असल में देखा जाए तो रिसेंटली जो कुछ भी हुआ है उसमें गेन पाकिस्तान ने ज़्यादा किया है, लेकिन नुकसान पाकिस्तान को यहाँ हुआ है कि प्रॉक्सीज जो पाली हुई हैं डिफरेंट कंट्रीज ने, जो कि अफगानिस्तान की सॉइल अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल कर रही होती हैं, वो पाकिस्तान को नुकसान ज़्यादा हुआ है। क्योंकि पिछले कुछ अरसे में हमने ये देखा है कि जो प्रॉक्सीज हैं उनकी कार्रवाइयाँ यकीनन बढ़ी हैं। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिससे दुनिया का कोई भी मुल्क, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि डायरेक्टली इस तरह से वो कोई लंबी वॉर इनके साथ लड़ सके। एक एटमी पावर कंट्री है, उनके पास बड़े ज़बरदस्त किस्म की मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है, कोई उनसे इस तरह से नहीं लड़ सकता दू बदू। पाकिस्तान को इंगेज करने का एज अ रिजल्ट यही एक ऑप्शन, मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं 3-4 हैं वैसे, कोई एक भी नहीं है, भारत नहीं है सिर्फ, कुछ लोग समझते हैं सिर्फ भारत है, लेकिन ऐसा नहीं है, 3-4 हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये एक्टिव हैं अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर मामला ख़राब करने के हवाले से।
तो इस फैक्टर के अलावा अगर आप जियो पॉलिटिकली देखें तो पाकिस्तान ने काफ़ी कुछ गेन किया है, भारत के मुकाबले में ज़्यादा गेन किया है रिसेंटली। उनका जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा बड़ा है पाकिस्तान का एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया का प्रोफाइल असल में कम हुआ है। एक सक्सेस जो इंडिया को रिसेंटली हासिल हुई है वो अफगानिस्तान के हवाले से हासिल हुई है, लेकिन ये कब तक जारी रहेगी इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अफगानिस्तान का जो मौसम है, सियासी और जियो पॉलिटिकल मौसम होता है, वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। यहाँ पर देखते ही देखते महीनों के अंदर गेम तब्दील हो जाती है और पता भी नहीं चलता खेलने वालों को कि उनके पैरों तले कब ज़मीन निकल गई है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।